कक्षा अष्टमी विश्व सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 भाग 3। आज हम 5वें अध्याय के भाग 3 के अंदर न्यायपालिका के संदर्भ में हम एक विभिन्न प्रकार के न्यायालय में जो मुकदमे होते हैं, जिस न्यायालय से हमको मुकदमे ऊपरी अदालत से फैसला मिलता है, जब हम निचली अदालत से संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऊपरी अदालत में फैसले के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार हम एक मुकदमे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। आप उस कहानी को सुनना, फिर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। आइए एक मुकदमे पर विचार करते हैं। दिल्ली राज्य का लक्ष्मण कुमार नाम का एक लड़का जो मुकदमा है वो जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपेटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उनकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों को एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाली स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपने महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें लिखा हुआ था 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने
जो फैसला दिया वह उस न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस प्रकार यह उस लक्ष्मण के न्याय के प्रति, मुकदमे के प्रति यह कहानी थी। इससे विधि व्यवस्था की परिभाषा। विधि व्यवस्था क्या है? विधि यानी विधान, कानून, नियम। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है। कानूनी प्रणाली कई तरह के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताती हैं। विधि शब्द अपने आप में विधाता से जुड़ा हुआ शब्द लगता है। विधि के शासन का अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है। विधि के शासन के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए नहीं। विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। फौजदारी या आपराधिक मुकदमे। फौजदारी मामले में फौजदारी कानून के अधीन आते हैं। इनमें वे सारे मामले आते हैं जिनका संबंध आपराधिक कृत्यों से होता है। हत्या, मारपीट, डकैत, छिनैती, बलात्कार आदि सभी मामले फौजदारी मामले होते हैं। आपराधिक मामले का अर्थ है भूमि के एक प्रचलित कानून के तहत दंडनीय अपराध। दीवानी मामले। दीवानी मामले का अर्थ दीवानी मामला वह है जिसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधी प्रश्नों पर अवलंबित क्यों न हो। यहाँ बात भी तात्विक नहीं है, वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा है या नहीं। फौजदारी व दीवानी कानून में फर्क क्या है? फौजदारी कानून में फर्क नंबर 1, यह ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या इत्यादि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती हैं और अदालत में केस फाइल करती हैं। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानी कानून, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन की अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती हैं। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। ऐसा जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है
तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई ज़रूर पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलाता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की है। इस तरह के सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, मिड डे मील, उसकी भी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। अदालत ने इस संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को भोजन के अधिकार में शामिल किया गया। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। बोध प्रश्न: अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत भोजन का अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 2, सरकारी विद्यालयों में जो भोजन की योजना चलती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मिड डे मील, दोपहर का भोजन। प्रश्न क्रमांक 3, 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सी व्यवस्था की थी? 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने PLIR की व्यवस्था की थी। FIR क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। फौजदारी कानून के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? चोरी, डकैती, हत्या के मामले आते हैं। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, दीवानी कानून के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, चोरी करना, दहेज, हत्या किस मामले के न्यायालय के मामले हैं? प्रश्न क्रमांक 3, जमीन, किराया, तलाक आदि किस न्यायालय के मामले हैं? प्रश्न क्रमांक 4, लक्ष्मण कुमार का विवाह किसके साथ हुआ था? और प्रश्न क्रमांक 5, बरी करना क्या है? अर्थ लिखिए।